या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का वापस से मेरे YouTube चैनल पे। और अब आप सबके पास चंद घंटे ही बचे हैं एग्जाम्स के पहले, और यही टाइम होता है चीज़ों को रिवाइज करने का, उनके ऊपर एक पकड़ बनाने का, एक उन पे नज़र रखने का, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हमें सेलेक्ट करके उन्हें याद रखने का, जो कि एग्जाम्स में डेफिनेटली आते हैं और जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसी में आज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिक में सेकंड वीडियो लेके आया हूँ शॉर्ट टॉपिक्स की। उसमें आपको मैं कुछ शॉर्ट इसमें ट्रिक्स दूंगा जिसके द्वारा आप एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब चूंकि एग्जाम आपके पास में लगभग, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 4 तारीख को, 5 और 6 को एग्जाम है, तो कल एक और वीडियो बनाऊंगा आपका जिसमें मैं प्रीवियस क्वेश्चन डालूंगा, और उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा कि इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आपके लिए रहेंगी। उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि क्या करना है एग्जाम पे, कैसे रहना है, उसके ऊपर। तो काम बहुत है एंड आप लोगों के लिए निरंतर काम कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। आप सब अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। तो चलिए वीडियो पे शुरू करते हैं हम अपना काम। और आप इस चैनल पे आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और औरों को भी बताइए। तो आज का हमारा टॉपिक जो है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, पार्ट 2 में जो अब अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सक्सेसिव डिस्काउंट वाला, या फिर हम कह सकते हैं सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स वाला। तो हम टॉपिक लिख देते हैं सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है? आपसे बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा जाएगा। सपोज आपसे पूछा गया कि हम लोग क्वेश्चन से ही समझेंगे कैसे सॉल्व करना है। कि क्वेश्चन है फाइंड द सिंगल equivalent discount of 2 successive discount। जैसे हमने ले लिया आपका 20% एंड 30%। अब आपसे ये सवाल पूछ लिया कि 20% और 30% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट को एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। तो इसके लिए आपको कुछ लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो याद रखिएगा। वो सिंपल सा फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करेंगे, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा और ये एक इजी क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। हम फॉर्मूला जो इस्तेमाल करेंगे वो है a + b - ab/100, जहां पर a जो है वह फर्स्ट सक्सेसिव डिस्काउंट है और b जो है वो सेकंड सक्सेसिव डिस्काउंट है हमारा। तो अब यहाँ पर हम देखें तो a हमारा फर्स्ट सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है 20, b सेकंड सक्सेसिव डिस्काउंट हमारा क्या है 30। तो हम a और b में 20 और 30 को रख देंगे तो हमें सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो हमने किया 20 + 30 is 50 एंड 2 3s are 6, 50 - 6 = 44। 44% जो रहेगा इसका हमारा सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट का हमारा क्या आ गया 20% एंड 30% का 44% रहेगा इसका सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब ये हमने लिया 2 टर्म्स के लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा और हायर लेवल पे जाके यदि वो दे दे फॉर 3 टर्म्स, 3 टर्म्स के लिए यदि हमको फाइंड करना हो तब क्या करेंगे? 3 टर्म्स में भी हमें कुछ नहीं करना है। सपोज यहाँ पर 20 एंड 30 दे दिया। अब मैं इसी में आपको करके दे देता हूँ 20 एंड 30 एंड 50। अब 3 दे दिया तो हमें कुछ नहीं करना है। 2 जो हमने निकाल लिए 2 के सक्सेसिव का, 2 का सक्सेसिव जो आया है उसके साथ हमें थर्ड को भी
सेम फॉर्मूले के साथ इस्तेमाल करना है, ठीक है। यदि हमसे 3 पूछता है तो हमें फर्स्ट 2 का निकालना है, फर्स्ट 2 का जो आंसर आएगा उस आंसर के साथ हमें थर्ड करना है, तो इससे हमें तीनों का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब हमारे पास 44 आया है फर्स्ट का आंसर, थर्ड हमारे पास यहाँ पे 50 है, तो हम 50 के साथ करें अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला। तो मैं a प्लस बी ना लिख के सीधा डिजिट्स लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा 44 एंड 50 a एंड b की जगह। तो 44 प्लस 50 माइनस 44 इंटू 50 बाय 100 to 22, and this will be 50 plus 44 will be 94, 94 minus 22 will be 72। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 72% is the equivalent discount of 30, 20 and 50%। आई होप आपको ये छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आता ही है एग्जाम में आपके लिए, तो एक आसान क्वेश्चन आपके लिए मैंने कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, तो एक क्वेश्चन यदि ये आएगा तो आपके लिए बोनस रहेगा और आसानी से बन जाएगा। अब हम चलते हैं इसके अलावा एक दूसरे टॉपिक पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे सवाल आ भी जाते हैं और नहीं भी आते, लेकिन फिर भी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है रिसेंट ईयर्स में कि सवाल आते ही है, तो हम लीव तो नहीं कर सकते उसको, तो उस पर भी हम देख लेते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा याद रखना है, मेमोराइज करना है, सीक्वेंस बनाना है, आराम से हो जाएगा वो क्वेश्चन भी। तो चलिए उसको देखते हैं। चलिए तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसके अब ट्रिक्स हम लोग जानेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, द नेक्स्ट टॉपिक इज कैलेंडर्स। कैलेंडर्स में ये तो बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें जो है जिनसे क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो क्या ध्यान से देखिए, समझिए कैसा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम कैलेंडर की बात करते हैं तो हमें मालूम है, अच्छा यहाँ पे जो कैलेंडर की बात कर रहा हूँ वो मैं ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात कर रहा हूँ। जब हम पेपर 2 के लिए पढ़ेंगे तब हम वैदिक कैलेंडर भी देखेंगे, तब हम पुराणिक कैलेंडर भी देखेंगे। पुराणों में काल गणना कैसे होती थी, वेदों में काल गणना कैसे होती थी, पंचांग क्या होता है, कैसे देखते हैं, उसमें समय कैसे देखते हैं, तिथि कैसे देखते हैं, पंचांग के 5 अंग क्या होते हैं, वो पेपर 2 का हिस्सा है। लेकिन ये हमारा एप्टीट्यूड का हिस्सा, तो हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ही देखेंगे इसमें जो भी टॉपिक्स है, ठीक है। तो अब हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखिए, तो एक कैलेंडर ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। हमको मालूम है कि एक ईयर में 1 ईयर 365 डेज। अच्छा, एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज, एक डे ज्यादा हो जाता है, ये भी हमको मालूम है। 1 लीप ईयर 366 डेज। तो अब 365 डेज 366 डेज होते हैं, तो इसमें वीक्स कितने हुए, तो सिंपल है, वी नो दैट अ वीक हैज 7 डेज, देयरफॉर 365 डेज को यदि जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 52 वीक्स प्लस 1 डे, एक दिन बच जाएगा, ठीक है। उसी तरह जब हम 366 को डिवाइड बाय 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास सेम 52 वीक्स आएंगे, बट यहाँ 2 दिन हमारे पास बच जाएंगे। सो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं इसके आगे। अब हम देखेंगे इसमें रिपीटिंग ईयर्स के सवाल। रिपीटिंग ईयर्स के मतलब, सपोज मैं आपसे कह दूं कि 2022 जैसा अगला साल कब आएगा, या 2023 जैसा अगला साल कब आएगा, जब सब अपने आप को रिपीट करेंगे, रिपीटिंग कैलेंडर ईयर्स। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स है, कुछ रूल्स है, वो मैं लिख रहा हूँ। पहले हम रूल्स समझेंगे, देन वी विल हेड टुवर्ड्स क्वेश्चन, ओके। जब भी हमें सेम कैलेंडर ईयर देखना है तो हम क्या करेंगे, जो साल दिया है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और फिर देखेंगे, क्या देखेंगे, देखिए, इफ द रिमाइंडर
इज 0। ठीक है, यदि रिमाइंडर हमारा जब 4 से हमने उस साल को डिवाइड किया 0 होता है तो हम 28 ऐड करेंगे, यानी कि अगले 28 साल बाद वापस वो कैलेंडर अपने आप को रिपीट करेगा उसी साल में। यदि जो कैलेंडर हमने लिया है उसको हमने डिवाइड किया 4 से और हमें 0 मिला तो हम उसमें 28 जो ऐड करेंगे तो हमें वही कैलेंडर मिल जाएगा 28 साल बाद। इसी में यदि हमें डिवाइड करने पे इफ द रिमाइंडर इज 1 देन तब हम लोग ऐड करने वाले हैं 6। तो जब हम डिवाइड करेंगे ईयर को 4 से और हमें जो मिलेगा यदि उसका रिमाइंडर 1 बच रहा है तो हम उसमें 6 ऐड करेंगे तो 6 साल बाद वापस वो अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, इसी में थर्ड कंडीशन क्या है, इफ रिमाइंडर इज 2 और 3, 2 या 3 है रिमाइंडर तो हम लोग ऐड करेंगे उसमें 11। तो हम 11 ऐड करेंगे उसके अंदर तो हमें वो मिल जाएगा ईयर अपने आप को कब रिपीट करेगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से कंसाइज कर देता हूँ। यदि हमें फाइंड करना है कि सेम कैलेंडर अपने आप को किस साल में वापस रिपीट करेगा तो उसके लिए जो हमारे पास गिवन ईयर है उसको हम डिवाइड करेंगे बाय 4। ठीक है, तो बाय 4 करेंगे तो यदि हमें रिमाइंडर मिलेगा 0 देन वी विल ऐड 28 so it will repeat itself after the 28 years again. Similarly, when we get the remainder 1, we will add 6 in the given number, then the same calendar will repeat itself after the 6 next years. Another time when we get the remainder either 2 or 3, then in that case we are going to add a sum of 11 to the given year, and after that 11 years the same calendar is going to repeat itself. I hope you all got this question, you all got this concept. So let us move towards questions. तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन देखेंगे उससे हम इन चीजों को भापेंगे कैसा है। ठीक है, चलिए चलते हैं। नाउ सपोज हमें फाइंड करना है कि 2023 लेके चलते हैं कि 2023 अपने आप को कब रिपीट करेगा। तो एल्गोरिथम के थ्रू चलते हैं, डिवाइड करेंगे 4 से किया हमने, ये वाला हिस्सा देखेंगे हम लोग लास्ट वाला मेनली, तो किया 20 जाता है तो हमारे पास 3 रिमाइंडर बच रहा है। अब 3 रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास तो हमने क्या सीखा था कि यदि हमारे पास 0 है तो वी लेट 28, 1 में 6, 2 और 3 में, तो यार 3 है तो हम लोग क्या करेंगे 11 ऐड कर देंगे। तो 23 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2034। सो 2034 अगला वो ईयर होगा जब 2023 जैसा कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हम लोग एक एग्जाम्पल क्या ले, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 2008 ले लेते हैं। ठीक है, 2008 ले लेते हैं। अब इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिविजिबल हो जा रहा है तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है 0। अब जब भी रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा तो हम क्या करेंगे द कंसर्न ईयर में हम 28 ऐड कर देंगे। तो सिमिलरली जब हम 2008 में 28 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें 2036। तो 2036 वो साल है जब 2008 का कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है, तो सिमिलरली अब हम लोग एक और सवाल देख लेते हैं इसी पर बेस्ड। सपोज हमने देखा कि 1905 में कौन सा कैलेंडर अपना रिपीट करेगा। 1905 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 1905 का कैलेंडर रिपीट होने के लिए हम फिर से इसको 4 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच रहा है 1 बच रहा है। अब हमने देखा जब भी 1 का केस आता है 1 के केस में हमें क्या 6 ऐड करना है। तो 1905 में जब हम 6 ऐड करेंगे हमें मिलेगा क्या 1911। 1911 में 1905 वाला कैलेंडर अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, हमने तीनों केसेस देख लिए। आई होप इट्स क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स, आई विल रिजॉल्व इट एज पॉसिबल। ठीक है,
तो इसके बाद हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट में, कैलेंडर्स के। ओके, इसको आप एक बार देख लीजिए और अपना नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग मिल रहे हैं अपने सेकंड सब टॉपिक में। सेकंड सब टॉपिक क्या है? सेम मंथ कोड इन अ ईयर। तो जब हम बात करते हैं सेम मंथ कोड इन अ ईयर, तो मतलब ये है कि जो जनवरी जैसा महीना है, तो जनवरी महीने में यदि हम सपोज करें कि 1 जनवरी को यदि मंडे था, तो ऐसा कौन सा मंथ है इन द सेम ईयर कि उस दिन भी फर्स्ट डेट को मंडे होगा? तो यदि आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि इफ 1 जनवरी इज मंडे, देन what will be the same month in the year on whose first of date will be the same day, that is Monday? तो यदि 1 जनवरी को मंडे था, तो ऐसा कौन सा महीना होगा उस साल में जब पहली तारीख को सोमवार होगा? तो उसके लिए हमें एक कोड याद करना है। ठीक है, ये याद ही करना पड़ेगा तो हमको आसानी हो जाएगी, अदरवाइज हम लोग निकालते बैठेंगे तो समय लगेगा। तो कोड क्या है देखिए, J for January, F for February, M for March, A for April, M for May, J for June, J for July, A for August, S for September, O for October, N for November and D for December. So these are all the 12 months and the particular codes are listed below. So जनवरी के लिए कोड है 7, फरवरी के लिए है 3, मार्च के लिए भी है 3, अप्रैल के लिए है 6, मई के लिए है 1, जून के लिए है 4, जुलाई के लिए है 6, अगस्त के लिए है 2, सितंबर के लिए है 5, अक्टूबर के लिए है 7, नवंबर के लिए है 3 एंड दिसंबर के लिए फिर से 5। अब हमारा सवाल है कि यदि 1 जैन को मंडे था, if 1 Jan is Monday, then which month will have the same Monday? तो हम इसमें देखिए तो जनवरी में 7th है, और कहाँ 7th मिल रहा है? अक्टूबर में, यहाँ मिल रहा है हमको। तो अक्टूबर वो महीना है जिसका पहला जो दिन होगा, पहली तारीख होगी, उस दिन सोमवार पड़ेगा। उसी तरह एक दूसरा एग्जांपल देख ले, इफ 1 of what we can say, चलो अप्रैल ले लेते हैं। अप्रैल को हमारा सपोज पड़ रहा है फ्राइडे पड़ रहा है 1 अप्रैल को, देन विच मंथ विल फर्स्ट डेट विल बी फ्राइडे? कौन से मंथ में फ्राइडे रहेगा? तो अब देखिए अप्रैल को हमने क्या साइन किया है 6। अब हम देखिए 6 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो जुलाई में आ रहा है 6। तो जुलाई वह मंथ है जिसमें फर्स्ट जो उसकी पहली तारीख होगी उस दिन फ्राइडे होगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज, इन केस ऑफ लीप ईयर, यदि लीप ईयर है तो यहाँ पर जो जनवरी और फरवरी के कोड है वो बदल जाएंगे। जनवरी का कोड हो जाएगा 6, फरवरी का हो जाएगा 2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस पर्टिकुलर केस इज फॉर लीप ईयर। यदि लीप ईयर पूछेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6 जनवरी में और फरवरी में आ जाएगा। तो ठीक है, ये एक सीरीज याद रखेंगे तो हमें इस क्वेश्चन में तो बहुत आसानी हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के दे रहा हूँ इन कैलेंडर्स। कैलेंडर्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो लिख के दे रहा हूँ, जिसे आप याद रखिएगा, जो आपको एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे। तो यदि कैलेंडर से जुड़ा हुआ आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से कोई आएगा तो आपको बहुत आसानी होगी। चलिए अब चलते हैं कुछ सर्टेन पॉइंट्स की ओर हम लोग। तो अब हम लोग जानने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन कैलेंडर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट, century year is not a leap year. It will only be considered as leap year if it is divisible by 400, else it's a normal year. तो किसी भी शताब्दी वर्ष को हम एक लीप ईयर
नहीं कह सकते। कब तक? तब तक जब तक वह 400 से भाज्य ना हो, डिविजिबल ना हो। If a century year is not divisible by 400, then it won't be called as a leap year. Suppose आपका एंड हो रहा है 1900 1800 से, लेकिन 400 से तो वो डिविजिबल नहीं हो पा रहा है आपका। तो 1900 से हो रहा है, 1700 से हो रहा है, 400 से तो डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो यानी कि वो एक लीप ईयर नहीं है, वो एक नॉर्मल ईयर है। जैसे 2024 हो गए, ये 400 से डिविजिबल है, तो ये आपके लीप ईयर है। तो द सेम थिंग, सेंचुरी ईयर इज नॉट ए लीप ईयर until and unless if it is divisible by 400, it will be considered as leap year, and if it is not divisible by 400, it won't be considered as a leap year. Okay, so ये एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट। अगले पॉइंट पे चले। अगला पॉइंट है कि मिनिमम गैप इन लीप ईयर इज 4 years एंड मैक्सिमम गैप इज 8 years। किसी भी लीप ईयर में जो मिनिमम गैप हो सकता है वह 4 साल का हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा गैप जो हो सकता है वह 8 साल का हो सकता है। ठीक है, तो दो चीजें हो गई। यदि एक शताब्दी वर्ष 400 से भाज्य है तो वह लीप ईयर कहलाएगा, अन्यथा वह एक सामान्य वर्ष कहलाएगा। ठीक है, तो और उसी तरह दो लीप ईयर के बीच में न्यूनतम जो गैप हो सकता है, जो न्यूनतम उनके बीच में समय की अवधि हो सकती है वह 4 वर्ष हो सकती है, और अधिकतम जो अवधि हो सकती है किसी वर्ष की वह 8 वर्ष की हो सकती है। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे चले। इफ इन अ नॉर्मल ईयर इफ 1st Jan इज संडे, देन द 31st December इज ऑल्सो द सेम, दैट इज संडे। तो यदि किसी साल में 1 जनवरी को संडे है तो उसी साल की 31 दिसंबर को संडे होगा, उसी साल की 31 दिसंबर को भी संडे होगा। किसी साल की 1 जनवरी को यदि सैटरडे है तो उसी साल की 31 दिसंबर को सैटरडे होगा। इन केस ऑफ लीप ईयर, यदि 1 जनवरी संडे है तो जो 31st दिसंबर होगा आपका, 31st दिसंबर विल बी मंडे। जो आपकी 31 जनवरी होगी वह सोमवार हो जाएगा, क्योंकि एक दिन फरवरी में आगे बढ़ जाता है इसीलिए। ठीक है, और इसके साथ अब मैं आपको देने जा रहा हूँ एक बोनस, इसकी टिप, एक बोनस पॉइंट आपको देने जा रहा हूँ मैं। तो बोनस पॉइंट क्या है? वो बोनस पॉइंट ये है कि बोनस पॉइंट लिखने जा रहा हूँ मैं कि लास्ट डे ऑफ century can't be TTS। किसी भी शताब्दी का जो आखिरी दिन है वह T for Tuesday, T for Thursday and S for Saturday, ये कभी नहीं होंगे। किसी भी सेंचुरी के शताब्दी के अंतिम दिन जो है वह कभी भी मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार है, कभी नहीं होंगे। ये आपके लिए एक बोनस टिप है कैलेंडर में। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। तो मैंने आपको 2 पार्ट्स में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता दिए जिनसे आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो जाएगा। अब पेपर 1 की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, टीचिंग एप्टीट्यूड में आप थ्योरीज देख जाइएगा कि कौन सी थ्योरीज किसने दी है, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। देन आपके पास रिसर्च वाला, रिसर्च में आप मेथडोलॉजी देख लीजिएगा कि रिसर्च की मेथडोलॉजी कैसे होती है, क्यों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ रिसर्च देख लीजिएगा, मेन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है उसमें, ये देख लीजिएगा। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आराम से पढ़िएगा, पैसेज में आंसर होता है, बचपन से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हम करते ही आ रहे हैं तो आसान रहेगा, गलती मत कीजिएगा, उसमें बेसिक रहेगा, आराम से पढ़िएगा बस। उसके बाद कम्युनिकेशन है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या क्या होते हैं वो सब देख लीजिएगा पेपर 1 में। देन आपका 5th मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इन रीजनिंग, उसका मैंने आपको शॉर्ट बता दिया है। 6th आपका लॉजिकल फैलेसीज, तो वो आप देख लीजिएगा। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एक सवाल तो आता ही है आपका। इसके अलावा फैलेसीज, लॉजिकल फैलेसीज में देख लीजिएगा जो इंडियन फैलेसी है और जो वेस्टर्न फैलेसीज है वो क्या क्या है।
उसको देख लीजिएगा। देन आपका आईसीटी है, तो आईसीटी में मॉडर्न ट्रेंड्स में जो है थोड़ा सा चैट जीपीटी वगैरह उसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, क्या क्या रिसोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल है, इंटरनेट क्या है उसको देख लीजिएगा, बेसिक कंप्यूटिंग सिस्टम को देख लीजिएगा। देन आपके पास है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, तो उसमें बेसिक चीज़ें रहती है कि जैसे सी वाटर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सॉरी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम, नॉइस पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन क्या है, कन्वेंशंस क्या क्या हुए हैं, ये एक बेसिक चीज़ें आप जो है देख जाएगा। हायर एजुकेशन देन बचता है, हायर एजुकेशन में देख लीजिएगा कि ईयर कुछ पर्टिकुलर 9 ईयर्स है जिनके अंदर अंदर जो है एक रिफॉर्म हुई है एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन जो है ब्रिटिशर्स के आने के सब बाद, तो वो देख लीजिएगा आप लोग। बाकी आप सबकी तैयारी उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी होगी। कल और इस पर डिटेल्ड वीडियो एक बनाऊंगा मैं कि लास्ट मिनट टिप्स क्या है आपके लिए, लास्ट मिनट टिप्स कल लेके आऊँगा। इसके अलावा मैं एक आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर भी लेके आऊँगा सॉल्व करने के लिए, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए क्वेश्चंस आएंगे कैसे और आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं उसको मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही अपना साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे और इस चैनल को और अपने आप को और साथ में आगे बढ़े और बुलंदियों को छुए। इसी के साथ मैं तमीशम पांड्या आप सबसे इजाज़त लेता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन